नमस्कार भैया बहनों, आज एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत हमने अभी तक अध्याय 6 में उपराष्ट्रपति तक के बारे में चर्चा की थी कि उपराष्ट्रपति के क्या कार्य और उसके क्या शक्तियाँ होती है। आइए हम उससे आगे अब चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, फिर मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और इस अध्याय के अंत में हम फिर न्यायपालिका के ऊपर चर्चा कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आइए आज हम कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग प्रधानमंत्री उसको समझते हैं कि प्रधानमंत्री देश का किस प्रकार संसदात्मक व्यवस्था में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री, जैसा कि जब हम राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को शुरू किया था, उसमें बताया था कि वास्तविक रूप से समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वैधानिक रूप से जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति है। तो प्रधानमंत्री, संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी करेगा? तो वह व्यक्ति जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का पहला जो कार्य है या शक्ति है वह है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना अपने कार्य के सहयोग के लिए, राष्ट्रपति के कार्य के सहयोग के लिए, उसको समय समय पर परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री अपने ही सदस्यों में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करना, प्रधानमंत्री को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रियों के विभागों में बंटवारा करेगा। किस मंत्री को किस प्रकार का क्या विभाग देना है, उसके अनुसार उसको विभागों का बंटवारा होगा। और अगर बीच में कहीं लगता है कि कोई मंत्री उस विभाग में, संबंधित विभाग में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके विभाग में परिवर्तन भी करने का अधिकार प्रधानमंत्री का होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य का संचालन करना, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य यह होगा कि जितने भी मंत्री हैं उनके कार्यों का संचालन करना, उनको समय समय पर मार्गदर्शन देना, समय समय पर उनके कार्य की पूछताछ करना, किस प्रकार के कार्य में क्या प्रगति हो रही है, उस सभी कार्यों के संचालन का काम मंत्रिपरिषद का कार्य का संचालन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। चौथे प्रकार का कार्य और शक्ति है प्रधानमंत्री के पास कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ हो जाती है कि वह शासन के जितने भी विभाग हैं, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे और भी कितने जो भी विभाग हो, उनके अंदर आपस में समन्वय स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री का होगा। प्रधानमंत्री का अगला कार्य और शक्ति है वह लोकसभा का नेता होगा। चूँकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के नेता के रूप में होती है, बहुमत दल के नेता के रूप में होती है, तो स्वाभाविक है कि वह लोकसभा का, पूरी लोकसभा का नेता है और सभी प्रकार के लोकसभा में कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में संचालित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ थी। उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे पहला जो कार्य करता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो उस मंत्रिपरिषद के निर्माण के अंदर मंत्रिपरिषद का उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा, मंत्रिपरिषद को किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। सबसे पहला काम एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। उसके पश्चात प्रधानमंत्रियों द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाएगा कि किस किस व्यक्ति को, किस किस सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य में से किन किन को मंत्री बनाना है, उनका चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद मंत्रियों का कार्य विभाजन किया जाएगा कि मंत्रियों का जब चयन हो जाएगा तो किस मंत्री को किस प्रकार का क्या काम देना है,
उसका विभाजन का काम किया जाएगा मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया में। चौथा काम किया जाएगा मंत्रिपरिषद की गठन की प्रक्रिया में मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की जाएगी कि किस कार्य के लिए कौन सा मंत्री होगा और उसकी क्या योग्यता होगी। योग्यता की अगर बात करें तो ये देखा जाएगा कि दोनों सदनों में से, राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का वह सदस्य होना चाहिए। ये देखकर उन मंत्रियों की योग्यता निर्धारित की जाएगी और उसको मंत्री बनाने के लिए चयन किया जाएगा। हाँ, अगर वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से ही किसी का सदस्य नहीं है तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों सदस्यों में से, दोनों सदनों की सदस्यता में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा 6 महीने के अंतर्गत। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों का चयन हो गया, उनके विभागों में बंटवारा हो गया, उनकी आवश्यक योग्यता देख ली गई, फिर उनको शपथ दिलवाई जाएगी। संविधान की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। उनका कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल मंत्री परिषद का निर्धारित नहीं है, मंत्रियों का निर्धारित नहीं है। जब तक लोकसभा में मंत्री परिषद को विश्वास प्राप्त है, विश्वास मत प्राप्त है, तब तक कार्यकाल रहेगा। अगर विश्वास प्राप्त बीच में ही 5 वर्ष से पूर्व ही खत्म हो जाता है, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं, उसके बीच में ही उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वैसे मंत्री परिषद का कार्यकाल जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, उतना ही माना जाता है, लेकिन इसका निश्चित नहीं है मंत्री परिषद का कार्यकाल। वेतन तथा भत्ते की अगर बात करें तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और जो निर्धारित होंगे उन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। उनके आवास, उनके दूरभाष का जो व्यय है उनको वह निःशुल्क प्राप्त होगा। मंत्रियों की श्रेणियाँ, तो मंत्रियों की श्रेणियों की अगर बात करें तो मंत्रियों की 3 प्रकार की श्रेणियां ध्यान में आती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? 3। एक और मंत्री की श्रेणी होती है जो होती है स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मूल रूप से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के मंत्रियों का ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और मंत्रियों के सहयोग के लिए उप मंत्री। तो आपको 3 ध्यान रखने हैं यहाँ पर। कितने मंत्रियों की श्रेणियाँ होती है? 3 श्रेणियाँ होती है। यहाँ आप देख लीजिए, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री। तो इस प्रकार से मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल की शक्तियों की बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था का यह हृदय है। हृदय कैसे? तो राष्ट्रपति को समय समय पर उसके कार्यों के अंदर सहयोग, परामर्श देने का कार्य मंत्रिमंडल का होगा। मंत्रिमंडल अगर काम करना बंद कर दे तो देश की सरकार, देश की केंद्र सरकार का भी सभी प्रकार का काम बंद हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से मनुष्य शरीर में हृदय सभी शरीर के अंगों को संचालित करने का काम करता है, उसी प्रकार से देश की सरकार को संचालित करने का काम मंत्रिमंडल करता है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय इसे कहा गया है। मंत्रिमंडल की पहली शक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्र नीति निर्धारण करने का काम मंत्रिमंडल का होगा। देश की नीति, राष्ट्र की नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल करेगा। कानूनों के निर्माण, विधान बनाकर देश की किस प्रकार से का संचालन करना है उसका काम मंत्रिमंडल करेगा। कानून निर्माण पर नियंत्रण, किस प्रकार का कानून बनाना है, कौन सा सदन में कानून प्रस्तुत करना है और किस कानून के ऊपर किस प्रकार का विचार विमर्श कर उसको पास करना है, उसमें क्या उपबंध रखने हैं, क्या नियम रखने हैं, ये सभी कानून निर्माण पर नियंत्रण का काम मंत्रिमंडल का होगा।
राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, देश की जो कार्यपालिका है, राष्ट्र की जो कार्यपालिका है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण मंत्रिमंडल का होगा। सभी प्रकार के कार्यपालिका के संबंधित कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाएंगे। वित्तीय कार्य, जैसा जब हम लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे, लोकसभा को जब पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने समझा था कि प्रथम बार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस कारण वित्तीय कार्य संबंधी समस्त जो कार्य है, आय व्यय का ब्यौरा रखना, बजट रखना या समस्त प्रकार का वित्त संबंधी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। वैदेशिक संबंधों का संचालन, देखा जाए तो वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है, किसी भी देश के से संधि या व्यापार समझौता अगर होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन सभी प्रकार का कार्य व्यावहारिक रूप में वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल करेगा। नियुक्ति संबंधी कार्य, देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति देखा जाए तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति के लिए परामर्श, सहायता या किस व्यक्ति को किस प्रकार का अधिकारी नियुक्त करना है, वह काम पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का होगा। तो इस प्रकार से देश की मंत्री परिषद देश की शासन संचालन या देश की कार्यपालिका के संचालन या देश की सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। अब हमने जब सरकार के पार्ट की जब शुरुआत की थी तो 3 अंग बताए थे मैंने आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने अभी तक सरकार के 2 अंगों के बारे में चर्चा कर ली है पूरी, अभी जो ये बिंदु खत्म किया यहाँ तक देश की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पे। आइए हम अब इस सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कि इस अध्याय का अंतिम बिंदु है, अंतिम प्रकरण है, उसको समझते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका जो कि देश की सर्वोच्च एक न्यायिक व्यवस्था होगी, सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो कि होगी। इसकी गठन की अगर बात करें तो सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी उसकी बात करते हैं। तो मूल रूप से संविधान के अंदर ये कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीशों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा। लेकिन 2008 के संशोधन के बाद 31 एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश, कुल मिला के 31 न्यायाधीशों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालयों के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। और ये सदस्यों की संख्या जो है वो समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित और परिवर्तित की जाती है। तो न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या की अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश सहित 31 संख्या है। न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए या कम से कम 5 वर्ष किसी देश के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हुआ व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है या सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश बन सकता है, या कम से कम देश के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत कर रहा हो, 10 वर्ष से वह वकालत कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, या राष्ट्रपति के दृष्टि से देश का ऐसा वकील या देश का ऐसा व्यक्ति जो कानून का अच्छा ज्ञाता हो, इस प्रकार का व्यक्ति न्यायाधीश की योग्यता रखता है तो उसे नियुक्त किया जाएगा। कार्यपालिका तथा यहाँ ये कार्यपालिका नहीं है, ये कार्यकाल है। कार्यकाल की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल ऐसा निर्धारित नहीं है, लेकिन ये निर्धारित किया गया है कि देश का या सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह कम से कम 65 वर्ष की उम्र तक वह अपने पद पर बना रहेगा। और उससे पूर्व अगर कदाचार अगर कहीं करता हुआ दिखाई देता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद के बहुमत के माध्यम से उसे उसके पद से उससे पूर्व भी हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा वो 1 लाख का और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है वह 90,000 दिया जाएगा और अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं उनको निःशुल्क प्राप्त होगी। उन्मुक्तियों की अगर बात करें तो
संविधान में ये कहा गया है कि इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायपालिका है उसको यह अधिकार दिया गया है कि उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है, इसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। न्यायालय का मुख्य स्थान क्या होगा, तो ये निर्धारित किया गया है कि न्यायालय का जो मुख्य स्थान होगा सर्वोच्च न्यायालय का, देश की सुप्रीम कोर्ट का, वह होगा दिल्ली। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या लगाया गया है, यह प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर देश का कोई मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में रहता है तो उसके पद से जब मुक्त होता है तो वह किसी भी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता, ना कहीं वकालत कर सकता है, यह प्रतिबंध उनके ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का गठन होगा। न्यायपालिका के देश की सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ या अधिकारों की अगर बात करें तो ध्यान में आता है कि न्यायपालिका का एक क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक एकमय क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक संवर्तीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमय क्षेत्राधिकार की बात करें तो ऐसे मामले जो कि दो राज्यों के मध्य में हो या केंद्र सरकार और राज्य के मध्य हो या दो राज्य और किसी एक केंद्र सरकार के मध्य हो, तो इस प्रकार के राज्य और राज्यों के संबंध के मामले, केंद्र और राज्य के संबंध में मामले जो हो उसकी सुनवाई, उसके बारे में केस जो है उसकी सुनवाई एक में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उसका वाद दायर हो सकता है। संवर्तीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई प्रश्न उठता है, मूल अधिकारों की कहीं व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों संबंधी जो व्याख्या करने का काम संवर्तीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो संवैधानिक मामलों के ऊपर कोई प्रश्न उठता है तो संवैधानिक मामले जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील किए जा सकेंगे। दीवानी मामले, ऐसे मामले जिसके अंतर्गत कोई किसी व्यक्ति के ऊपर 20,000 से या उससे भी कम के मामले हो, ऐसे मामले की सुनवाई अगर निचली अदालत में होती है और वहाँ से संतुष्ट नहीं होता कोई व्यक्ति, तो दीवानी मामले जो है सर्वोच्च अदालत में भी अपील किए जा सकते हैं। फौजदारी मामले, ऐसे मामले जिसके अंदर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है निचली अदालत के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या किसी और न्यायालय के द्वारा, तो ऐसे फौजदारी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। विशिष्ट अपील की बात करें तो ऐसे वाद जो कि संविधान के प्रश्न से संबंधित हो या यूँ कहे कि मूल अधिकारों से संबंधित हो और देश की निचली अदालतों से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसके निर्णय से, तो ऐसा विशिष्ट कार्य या विशिष्ट वाद जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अपील की जा सकती है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वह किसी भी निचली अदालत को ये आज्ञा दे कि उसके पास में जो भी केस या अपील विचाराधीन है वह अपने पास मंगवा सकता है, उनको यह अधिकार है, देश की सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा या देश की कार्यपालिका के द्वारा अगर संविधान के ऊपर कोई प्रश्न उठता है, वहाँ से कोई परामर्श देश की सर्वोच्च न्यायालय से मांगा जाता है तो परामर्श भी दिया जाता है। अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जितने भी निर्णय पारित किए जाएंगे वह साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा। तो अभिलेख न्यायालय है, देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय होंगे वो अभिलेख बन जाएंगे और उन्हें निचली अदालतों में या भविष्य में इसी प्रकार के किसी भी प्रकार के वाद के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा, उसके ऊपर कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया जा सकेगा या आलोचना नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। मौलिक अधिकारों का रक्षक, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार जितने भी है उनका रक्षक है, ये है मौलिक अधिकारों को संबंधित जितने भी मैंने आपको बताया संवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे अगर प्रश्न कोई उठते हैं तो उसकी जो सुनवाई है सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अपील दायर की जा सकती है। संविधान का संरक्षण या भी देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा किया जाता है।
इस शक्ति का उपयोग करके कि संविधान का संरक्षण देश की सर्वोच्च अदालत करती है। किसके माध्यम से? न्यायिक पुनर्वालोकन के माध्यम से। अगर कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा कोई कानून का निर्माण करके उसे पास किया जाता है, उस कानून से ऐसा लगता है कि संविधान के अंदर कोई संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो इस प्रकार का कोई कानून है तो उसे पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग कर कर सर्वोच्च न्यायालय पुनः परामर्श देती है कार्यपालिका को, इसके ऊपर कुछ पुनः विचार किया जाए, इस कानून को, इस प्रकार की जो धारा है ये देश के संविधान के खिलाफ है, उसे वापस परिवर्तित करने के लिए परामर्श देश की कार्यपालिका को या कह सकती है कि वह इसे पुनः संशोधित करे, क्योंकि वह संविधान का संरक्षण करने का काम भी देश की सर्वोच्च अदालत करती है। तो इस प्रकार से हमने अभी देश की जो न्यायपालिका है उस अंतिम इस पाठ के बिंदु को समझा भाग 5 के अंतर्गत। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा आज का जो विषय है वो ठीक से समझ में आया होगा। इस आज की जो टॉपिक है, आज हमने जो पढ़ा उसकी अगर बात करें तो हमने प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और फिर देश की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। इन टॉपिक से संबंधित, इन बिंदुओं से संबंधित आपके प्रश्न हैं कुछ, उन प्रश्नों को मैंने आपके वीडियो के नीचे दे दिए हैं। उनको महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें हम ठीक से अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले हैं, उनको उत्तर समेत अपनी पुस्तिका में लिख ले। महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम याद भी कर ले। जब बोर्ड के अंदर परीक्षा के अंदर 7 अंक का इस अध्याय से जब प्रश्न आता है एक निबंधात्मक, तो इस 2 भाग में से आता है। एक तो न्यायपालिका के भाग में से आता है और एक यहाँ तक के पार्ट में से आता है। एक प्रश्न अथवा में आता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो आपको जो उपयुक्त लगे, जो सरल लगे, उस तरफ के बिंदु को पढ़ लेवे, उसकी चर्चा कर लेवे, उसको समझ लेवे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अध्याय को ठीक से समझा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने दिए हैं आपको, वह आप ठीक से इसे याद कर लेवे और इसकी प्रैक्टिस भी, इसका अभ्यास भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद।